नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापित श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का शुभारंभ किया। योजना से 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय दल गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 4 दिन के दौरे पर। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 58% से अधिक हुई। अब तक 2,85,637 लोग स्वस्थ हुए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सीबीएसई को बाकी बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की अनुमति दी। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 137 हुई। और आईएनएस जलाश्व 687 भारतीय नागरिकों को लेकर ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास से रवाना। दोपहर समाचार के अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि चूंकि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस संक्रमण से बचने का उपाय केवल मास्क और 2 गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज एक अनूठी पहल आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करते हुए कहा कि इस अभियान से उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा होगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना उन प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे हैं। इस अभियान के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के जरिए लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, विशेषकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युद्ध स्तर पर कार्य कर प्रशंसनीय योगदान दिया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए और राज्य के लोगों के लिए काम करते रहे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार की कोशिशों का खास तौर पर जिक्र किया और उन्हें ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 लाख से ज्यादा कोविड बिस्तरों का इंतजाम किया, 60,000 से ज्यादा स्वास्थ्य टीमें बनाई और जरूरतमंदों के लिए राशन और भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2,40,000 इकाइयों को 6,900 करोड़ का कर्ज बांटा जाएगा। यह अभियान प्रदेश के 31 जिलों में एक साथ शुरू हुआ है। इनमें से हर जिले में 25,000 से ज्यादा प्रवासी कामगार वापस लौटे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के में जिस प्रकार सफलता हासिल की है वो अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि ये सफलता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम इसकी तुलना यूरोप के उन 4 बड़े देशों से करते हैं जिनकी जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर है। इन देशों में कोरोना से 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये संख्या केवल 600 है। श्री मोदी ने कहा कि यदि हम यूरोप के इन 4 देशों की मौत के आंकड़ों से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 80,000 से अधिक लोगों की जान बचाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से कृषि क्षेत्र में लगभग 35 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक दल आज से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 4 दिन के दौरे पर है। इस दल का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव करेंगे। केंद्रीय टीम कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए राज्य द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा करेगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल आज हैदराबाद में पहुंचेगा। ये दल कोविड-19 को रोकने के प्रयासों के तहत किए जा रहे प्रबंधों के बारे में राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। अधिकारियों के अनुसार ये दल कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम रणनीति, जांच, अस्पताल और क्वारंटीन सुविधाओं की कार्यान्वयन, उपचार प्रोटोकॉल जैसे उपायों की समीक्षा करेगा। इस बीच राज्य में 81,000 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से अब तक 11,364 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। 230 रोगियों की इस वायरस से मृत्यु हुई है। हैदराबाद के व्यापारियों ने कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए मुख्य बाजार की अपनी दुकानें एक सप्ताह के लिए बंद करने की घोषणा की है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 58.24% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,940 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,85,637 हो चुकी है। 1,89,463 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि कुल 17,296 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की संख्या 4,90,401 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में इस संक्रमण से 407 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 15,301 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,15,446 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 77,76,228 नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में कल से सेरोलॉजिकल सर्वेक्षण शुरू होगा। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सर्वेक्षण दलों के प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया है। यह सर्वेक्षण दिल्ली के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आई आबादी के अनुपात को समझने के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण करने के लिए 2 आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं, एक 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए और दूसरा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए। संक्रमण के प्रसार के स्तर के आधार पर इस रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाई जा सकती है और उसे लागू किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार नीति निर्माताओं को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों या असुरक्षित आबादी में सर्वेक्षण करने के लिए सीरो सर्वेक्षण मार्गदर्शक साबित होते हैं। इससे उन लोगों का पता लगाने में आसानी होती है जो अतीत में संक्रमित हो चुके हैं और अब ठीक हो गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान चयनित व्यक्तियों के रक्त के नमूने लिए जाएंगे। आईजीजी एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए रक्त के नमूने एकत्र किए जाएंगे और ये आईजीजी एलिसा किट का उपयोग करते हुए किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह सचिव ने कल राजधानी में कोविड-19 से संबंधित फैसलों के अमल की समीक्षा की। ये फैसले गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 21 जून को हुई बैठक में लिए गए थे। गृह मंत्रालय ने अनेक ट्वीट कर बताया है कि गृह मंत्री ने आबादी वाले क्षेत्रों में कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप के उपयोग को मंजूरी दी थी। इससे पहले दिल्ली के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 रोगियों के लिए अपने घर में ही आइसोलेशन की प्रक्रिया के नियम मंजूर किए थे, जिनका उद्देश्य कोरोना वायरस के स्थानीय प्रसार पर रोक लगाना और समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराकर कोविड-19 रोगियों की जान बचाना है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में राजधानी में 3,390 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राजधानी में कुल मामलों की संख्या 73,780 हो गई है। 44,765 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और स्वस्थ होने वालों की दर अब 60.67% हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतर रोगियों में कोरोना वायरस का हल्का प्रभाव है और दिल्ली कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी वर्चुअल मीडिया वार्ता में आज उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोविड के 13,500 बिस्तर उपलब्ध हैं, जबकि केवल 6,000 रोगी इनका उपयोग कर रहे हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोविड नमूनों की जांच बढ़ने से मामलों की संख्या बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दिल्ली में प्रतिदिन 18,000 नमूनों की जांच की जा रही है। श्री केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा पद्धति से भी रोगियों को काफी हद तक मदद मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी नई दिल्ली के छतरपुर में बनाए गए कोविड उपचार केंद्र में सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने हर प्रकार की चिकित्सा सहायता के लिए अपनी टीम उपलब्ध कराई है। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने आज इन कर्मियों से मौके पर बातचीत की। उन्होंने कम समय में पूरी तैयारी करने के लिए बधाई दी। गृह मंत्रालय ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में बनाए गए इस कोविड उपचार केंद्र में आईटीबीपी को मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने और नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है। राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर के अलावा भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस केंद्र में आईटीबीपी के 1000 से अधिक डॉक्टर, नर्स और अर्ध चिकित्सा कर्मी रहेंगे। इसके अलावा सहायक, अर्ध चिकित्सा स्टाफ और सुरक्षा स्टाफ के साथ 1000 कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। केंद्र में 75 एम्बुलेंस भी तैनात की जाएंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बेंगलुरु में कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए विधायकों की बैठक बुलाई है। श्री येडियुरप्पा ने अपने विधायकों से कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में कोविड-19 रोकथाम नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। श्री येडियुरप्पा ने आश्वासन दिया कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 की जांच की नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत कोविड-19 के उपचार में शामिल अग्रिम पंक्ति के कर्मियों, विशेषकर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित एंटीजन टेस्ट किट का उपयोग करने को कहा गया है। इस किट के द्वारा 1 घंटे के भीतर नतीजे उपलब्ध हो जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका उपयोग महामारी के फैलाव को देखने के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी है कि राज्य में जल्द ही 1 लाख एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि एंटीजन टेस्ट मुख्य रूप से फ्रंटलाइन स्टाफ या कोरोना योद्धा जैसे आवश्यक सेवा से संबंधित कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुलिस स्टाफ आदि पर किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार और मुंबई नगर निगम ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने के लिए निजी कंपनियां, कॉरपोरेट कार्यालयों और अस्पतालों को उनके कर्मचारियों का एंटीबॉडी परीक्षण कराने के निर्देश दिए थे। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम के कामरूप जिले में रविवार मध्य रात्रि से 14 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि आज रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले गुवाहाटी के 11 वार्ड में लॉकडाउन लगाया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान देश के लगभग 29 लाख वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने सुरक्षित दादा-दादी, नाना-नानी अभियान की शुरुआत की है। इसे वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रधानमंत्री की अपील पर शुरू किया गया है। इसे नीति आयोग, पीरामल फाउंडेशन और 25 आकांक्षी जिलों के सहयोग से शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात का सुरेंद्रनगर जिला भी इन 25 राज्यों में शामिल है। यहां ये योजना सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। पीरामल फाउंडेशन सुरेंद्रनगर जिले में समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन की मदद से इस अभियान को लागू कर रहा है। इस अभियान में फाउंडेशन के 150 से अधिक स्वयंसेवक लगे हुए हैं। वे जिला प्रशासन से संपर्क नंबर लेकर जिले में करीब 25,000 वरिष्ठ नागरिकों का फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। वे वृद्ध व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं और उन्हें कोरोना वायरस की जानकारी देते हैं। वे वृद्ध व्यक्तियों की सभी जरूरी आवश्यकताओं जैसे कि दवा, राशन या राशन कार्ड से संबंधित कार्य को
पूरा करने में भी उनकी मदद करते हैं। एक महिला लाभार्थी ने अपना अनुभव इस तरह बताया। मेरा नाम कल्पना बेन चंद्रकांत शाह है। दादा दादी नाना नानी सुरक्षा समाज अभियान अंतर्गत मुझे फोन आया था, जिसमें मुझे स्वास्थ्य और मेरी जरूरतों के बारे में पूछा गया था। मैंने कहा था कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन मैं अकेली रहकर अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। मुझे यह किट दिया गया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। मुझे वृद्धावस्था पेंशन योजना से भी पैसा मिल रहा है। पीरामल फाउंडेशन के स्वयं सेवकों द्वारा जिला प्रशासन की मदद से अब तक 5000 से अधिक वृद्ध व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों का संपर्क किया जा चुका है। इनमें से 850 वृद्ध व्यक्तियों को जरूरी आवश्यक सहायता भी पहुंचाई गई है। सुरेंद्रनगर में दिनेश परमार के साथ योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज कोविड-19 के 14 नए मामले सामने आए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब द्वीप समूह में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 29 हो गई है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर पहुंचे 11 सैन्य कर्मियों सहित 1 पुलिसकर्मी और 2 अन्य लोगों को जांच में पॉजिटिव पाया गया है। मुख्य सचिव चेतन बी संघी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इन सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। यह द्वीप समूह में एक दिन में सामने आए संक्रमित लोगों की सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ कोविड-19 के अब तक कुल 72 मामले प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें से 43 ने रिकवर कर लिया है। जाँच और निगरानी का कार्य जारी है। लोगों से अधिक सतर्कता बरतने को कहा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। नागालैंड में कोविड-19 के 16 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या 371 हो गई है। 211 मरीजों का इलाज चल रहा है और 160 स्वस्थ हो गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 539 नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 16 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि 5 स्वास्थ्य कर्मियों में भी कोविड-19 की पुष्टि हुई है। मिजोरम में कोविड-19 के 2 और संक्रमित मामले मिलने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 147 हो गई है। 30 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 117 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश भर में कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए सामूहिक और सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने में भरपूर सहयोग दिया है। देश में पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 के मामले अन्य राज्यों की अपेक्षा कम हैं। पूर्वोत्तर में कोविड-19 के 3731 रोगियों का उपचार चल रहा है। 5715 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। आईएनएस जलाश्व कल ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास से 687 भारतीय नागरिकों को लेकर रवाना हुआ। इसे समुद्र सेतु अभियान के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भेजा गया था। आईएनएस जलाश्व बुधवार को बंदर अब्बास पहुंचा था। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत इस महीने के शुरू में आईएनएस शार्दुल ईरान से 233 भारतीयों को स्वदेश लाया था। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में न्यूरो साइंस सेंटर की प्रमुख डॉक्टर एमवी पद्मा ने बताया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को घर में सुरक्षित रहने की जरूरत है। A virus has invaded our earth. It has invaded us. And there are zillion concerns. There are concerns about our survival, about food, about education, about career, about profession, about our movements. But these are questions for the first time in 3 generations that we are facing. But they're of relevance only if we are alive. To stay alive, stay home. एम्स के ही मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने बताया कि कोविड-19 से बचने के लिए दी गई सलाह का क्यों पालन करना चाहिए। We live in a civilized society. We are supposed to take care of each other. So if we stigmatize a particular patient, then we are actually doing more harm because that person is not going to come forward. He or she may hide his disease. And in that way, he or she might be actually spreading that disease. So it's our responsibility not to stigmatize such patients, and we should come forward to help those patients. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछे जा सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापित श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का शुभारंभ किया। योजना से 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय दल गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 4 दिन के दौरे पर। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 58% से अधिक हुई। अब तक 2,85,637 लोग स्वस्थ हुए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सीबीएसई को बाकी बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की अनुमति दी। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 137 हुई और आईएनएस जलाश्व 687 भारतीय नागरिकों को लेकर ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास से रवाना हुआ। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को कोविड-19 महामारी के कारण बाकी परीक्षाएं रद्द करने की अनुमति दी है। न्यायालय ने जुलाई में होने वाली रद्द परीक्षाओं के लिए छात्रों को अंक प्रदान करने की योजना भी मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, दिनेश महेश्वरी और संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीएसई को परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी। न्यायालय ने सीबीएसई की अधिसूचना पर विचार करने के बाद बोर्ड को उसे जारी करने की अनुमति दी और कहा कि 1 से 15 जुलाई तक निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं उसके आज के आदेश के अनुसार संचालित होंगी। सुनवाई के दौरान केंद्र और सीबीएसई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि सीबीएसई की आकलन योजना में 3 विषयों में हुई बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को मिले अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। न्यायालय के फैसले के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षा अब रद्द कर दी है। सीबीएसई ने कहा है कि रद्द परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन सक्षम समिति के सुझावों के अनुसार किया जाएगा। बोर्ड ने बताया है कि जिन छात्रों ने 3 से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 3 विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 2 विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे। जिन छात्रों ने केवल 1 या 2 विषयों में परीक्षा दी है, उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आंतरिक, प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। इस आकलन योजना के आधार पर 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के लिए उन विषयों में बाद में ऐच्छिक परीक्षा आयोजित करेगा जिनका संचालन इस साल 1 जुलाई से तय किया गया था। जो विद्यार्थी आकलन योजना के आधार पर घोषित अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं, वे इन ऐच्छिक परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा और बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। बिहार में पिछले 36 घंटे के दौरान 113 लोगों की मृत्यु हुई। एक रिपोर्ट। 25 जिलों में वज्रपात और बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 113 लोग जान गंवा चुके हैं। 49 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। 6 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारी बारिश के कारण जानमाल और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मृतकों में अधिकांश किसान और मजदूर हैं। सबसे अधिक 16 लोगों की मौत गोपालगंज में हुई है। पूर्णिया, नवादा, मधुबनी, भागलपुर,
कानपुर, औरंगाबाद और सिवान में 41 लोग प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं। 18 अन्य जिलों में 56 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक मृतक के निकटतम आश्रित को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। श्री कुमार ने घायलों को मुफ्त इलाज करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें तेज गति से राहत कार्य में जुटी हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में नए इलाके जलमग्न हो गए हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया कि 13 जिलों के 2,20,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई प्रमुख नदियां असम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण कृषि भूमि, सड़क, पुल और नदी के तटबंधों को भी क्षति पहुंची है। धेमाजी, माजुली और तिनसुकिया सबसे प्रभावित जिलों में से है। डिब्रूगढ़ में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन भी बाढ़ की चपेट में है। राहत शिविरों में 12,000 से अधिक लोग शरण ले रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सामान बांटे जा रहे हैं। इस बीच काजीरंगा रक्षा के लगभग 40% हिस्से बाढ़ की चपेट में है। हालांकि पार्क के निदेशक ने कहा कि स्थिति चिंताजनक नहीं है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की वर्षा के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। चेन्नई में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। कोलकाता में छिटपुट बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। चंडीगढ़ में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। उत्तराखंड में देहरादून में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 जगह गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हैदराबाद में शाम या रात में गरज के साथ बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। बारिश या धूल भरी आंधी भी आ सकती है। पटना में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और तेज वर्षा की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को बादल छाने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 37 डिग्री रहने की आशा है। गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल इलाके में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल शाम तलाशी अभियान चलाया था। संयुक्त दल के मौके पर पहुंचने पर छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने इसका करारा जवाब दिया। इस बीच एक अन्य घटना में आज दोपहर बाद आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले की बिजबिहाड़ा इलाके में पादशाही बाग के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त लगा रहे सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन पर हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, एक नागरिक और एक बच्चे की भी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्थापित श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का शुभारंभ किया। योजना से 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय दल गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 4 दिन के दौरे पर। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 58% से अधिक हुई। अब तक 2,85,637 लोग स्वस्थ हुए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सीबीएसई को बाकी बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की अनुमति दी।
बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 137 हुई और INS जलाश्व 687 भारतीय नागरिकों को लेकर ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास से रवाना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।